बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। एक तरफ ताजिर बिरादरी आर्मी चीफ के पास जाते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं, मईशत की ख़राब सूरत हाल है, इस पे दुहाइयाँ दी जाती हैं। ये कहा जाता है वहाँ से कि डेफिनेटली इकॉनमी का, मईशत का और कौमी सलामती का बहुत गहरा ताल्लुक है। मईशत की सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत कब इसको कंट्रोल कर पाएगी, कितना अरसा इस तरीके से ये चीज़ सस्टेन करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गो के हुकूमत की मौशी टीम जो है वो आवाम को बड़ी तसल्लियाँ देती नज़र आती है कि जी हमारा जो बाकायदा प्लान है वो अपनी जगह पे है और उसके समरात बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आम अवाम है पाकिस्तान के, जो एक आम पाकिस्तानी है, उसके लिए हालात बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस हुकूमत के लिए गो के हुकूमत कहती है कि हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। 27 अक्टूबर को मौलाना साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, आज़ादी मार्च का उन्होंने ऐलान कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि भाई 27 की तारीख के अलावा आप जो मर्जी तारीख रख लें, क्योंकि ये आप भारत को बड़ा एक अजीब सा पैगाम देंगे कि क्योंकि ये 27 अक्टूबर का वो दिन है जिस दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़ा किया था। सो ये दिन जो है वो कश्मीरियों के साथ मंसूब है। 27 की जगह आप भले 28 कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान भी आया है। लेकिन दूसरी तरफ बाकी जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो क्यों अलग हो गई? एक तरफ तो डेफिनेटली कहते हैं कि हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है कि मौलाना साहब का यह आज़ादी मार्च कामयाब हो, लेकिन ख़ुद इसका बाकायदा हिस्सा भी नहीं बन रही कि अपने लोगों को लेकर आएँ, अपने कारकुनों को लेकर आएँ। उसकी क्या वजह है? आज भी जरदारी साहब ने कहा कि इंशाल्लाह कामयाब होंगे मौलाना साहब, हम हिमायत भी जारी रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल साहब कहते हैं कि धरने के अलावा तमाम तर हमारी हिमायत जो है वो इनके साथ होगी, और अगर हमें ये पता चला कि इनके पीछे कोई और हाथ है या कोई और किसी और की पुष्टपनाही इनको हासिल है तो फिर हम अपनी हिमायत वापस भी ले सकते हैं। सो क्या आखिर ऐसे खदशात हैं? इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। राना मशहूद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, और आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब से अगर मैं आगाज़ कर सकूं। अच्छा, आरिफ हमीद भट्टी साहब की कॉल अभी कनेक्ट नहीं हुई है। चलें चौधरी साहब, ये धरने के सिवा हर सतह पर जो एहतजाज है उसमें मौलाना साहब का साथ देंगे, ये बिलावल साहब ने कहा। जरदारी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मौलाना साहब कामयाब भी होंगे और हमारी भरपूर हिमायत हासिल है। सड़कों पे नहीं आना, बाकी आप हिमायत करेंगे। वो क्या हिमायत है? अच्छा देखिए, दो बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ये हुकूमत के बारे में हम कहते हैं कि नाजायज़ हुकूमत है। अब जो वो खुला है कोयटा वाला, तो उसमें आपने देख लिया चलती हुई गिनती इमरान खान साहब की जंग में फैसल साले हयात की और फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा की और बाकी वो रुकवा दी गई थी, और चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, ये बंद कराओ और ये बैग्स उठाओ और वापस इलेक्शन कमीशन को जमा कराओ। इस तरह का ऑर्डर्स मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब जो लीगल प्रोसीजर आप अब उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी अपना एक रोल प्ले किया, और हमने कहा कि आप बिल्कुल, अगर मौलाना साहब की उस वक्त भी बात थी कि ये नाजायज़ है, हम क्यों जा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर इस्तीफे दे दें, तो ये सिस्टम डीरेल होगा। अब भी हमारा जो जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि हम चाहते हैं कि ये जमहूरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये सरमायादाराना सिस्टम वैसे खुद ही एक अजाब है इस वक्त तो, और इस हुकूमत ने तो इस अजाब को बहुत बड़ा अजाब बना दिया। सो अगर आप ज़राअत देखें तबाह हो चुकी है, अगर आप बिज़नेस देखें तबाह हो गया, दुकानदारों से पूछे रो रहे हैं, इन मुलाजमीन से देखें या सरकारी मुलाजमीन को देखें वो रो रहे हैं। महंगाई अनप्रेसिडेंटेड है, कोई हमने कभी नहीं ना सुनी थी ना कभी देखी थी। सो अब इस हुकूमत का मज़ीद रहना किसी अजाब से कम नहीं। एक दूसरी बात यह है कि हमारी एक अपनी पॉलिसी, हमने कभी किसी धरने की सपोर्ट नहीं की। ठीक है, सो हम ये कहते हैं कि 2014 में जब इमरान खान साहब का धरना था उस टाइम पे भी एक नहीं, उससे पहले मौलाना ताहिर अल कादरी साहब हमारी गवर्नमेंट में भी आए, फिर दोबारा आए, लबैक वाले 2 बार आए। एक तरफ ये कहते हैं कि ये हुकूमत के रहने का जवाज नहीं है, हुकूमत को घर भेजना है। मौलाना भी इसी गरज से आ रहे हैं, उनकी भी यही नीयत है। तो अगर हुकूमत को ही गिराना है तो फिर मिलकर ही गिराएंगे ना, वहां पे आप उनके साथ निकलते भी नहीं। देखो, दो बुनियादी चीजें हैं। पीपल्स पार्टी एक अलग पार्टी है,
JUI अलहदा पार्टी है, नून अलहदा पार्टी है, हम सारे अलहदा पार्टी हैं। मतलब मैं आपसे कहूँ कि ये चैनल तो है, 92 भी चैनल है और जियो भी चैनल है, तो इनकी पॉलिसी एक क्यों नहीं है? नहीं हो सकती। सो इसका मतलब ये है, हम उनको कह रहे थे, हम पीपल्स पार्टी क्या कह रही थी कि सारी पार्टियां अपनी अपनी जगह पे मोमेंटम बनाएं, महीना 2 महीने, अच्छा। और उसके बाद इकट्ठे मूव करें। ताखीर, लेकिन नहीं, ताखीर नहीं चाह रहे, ताखीर नहीं, देखो उनका फैसला है। नवंबर की नून लीग की तरफ से भी ये कहा गया कि दिसंबर तक हमने मुख्तलिफ सजेशंस दी, लेकिन ताखीर का इशू नहीं है, इशू है स्ट्रेटजी का। स्ट्रेटजी पे मौलाना ने कहा कि नहीं, मेरी तैयारी मुकम्मल है, आप लोगों की नहीं तो मैं तो जाऊंगा। तो हमने कहा बिस्मिल्लाह, यू हैव द राइट, और उनका जमहूरी हक है कि वो जाएं और एहतजाज करें। अगर मौलाना साहब सखर से जो सुनने शुरू किया तो पीपल्स पार्टी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। ओके, चलें, पीपल्स पार्टी गिरफ्तार। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। में राना मशहूद साहब, ये तो चले पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी है, धरने के हक में नहीं है, वैसे कहते हैं कि जी हमारी हिमायत है, हम सब मॉरल सपोर्ट में कि भाई वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, यानी वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये मौकफ है आपका, उस तरीके से आप उनके हामी हैं। बट राना मशहूद साहब, ये मौलाना साहब ने चले कह दिया कि मेरी तैयारी मुकम्मल है, मैं तो 27 को निकलूंगा ही, लेकिन PMLN की तरफ से भी पहले कुछ ये कहा गया कि भाई दिसंबर तक देख लें, ये पॉलिसी के हवाले से भी हमने बातें सुनी कि थोड़ा सा ताख़ीर कर दी जाए ताकि सारी जमातें अपनी भरपूर जो है वो तैयारी कर लें और भरपूर अंदाज में कारकुनों को लेकर सड़कों पर निकलें। तो ये भी मामला नहीं बना, अब वो अकेले निकल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वाकई ये हुकूमत को गिरा पाएंगे? एक तो 27 की डेट भी बड़ी कंट्रोवर्शियल, अब शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि बना रहे हैं मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नवाज बिल्कुल धरने की सपोर्ट से नहीं हटी है। जिस तरह चौधरी साहब बता रहे थे, हर जमात का अपना मंशूर होता है, हर जमात का अपना लाहेअमल होता है। और अगर आपको याद हो, APC हुई थी जिसके अंदर फिर रहबर कमेटी बनी थी और हर जमात के नुमाइंदे थे, और उसमें डिसीजन ही ये होना था कि आगे किस तरह चलना है, TORs क्या होने हैं, और धरना अगर देने जाना है तो कितनी देर का देना है, और अगर वहां पर जो सूरत हाल बनती है उस पर फिर क्या रद्द अमल होना है। तो ये तमाम चीज़ें हम अपनी जमात में भी डिस्कस कर रहे थे। और हमारा चंद दिन पहले हमारी जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसके अंदर भी जो डिस्कशन थी वो ये थी कि इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि हम अपनी जमात को, हमारे तमाम मरकजी रहनुमा जो हैं इन्होंने पकड़ के जेल में डाले हुए हैं, और जो बोलता है, मतलब आप देखें कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त सलूक किया जा रहा है कि हर बोलने वाले और हर जो हमारा लीडर है उसको उन्होंने पकड़कर पाबंदे सलासल किया। और हमारा ये था कि हमने जो निचले लेवल तक जाके मोबिलाइजेशन करनी है, हमने मौलाना से ये कहा था कि इसको नवंबर तक लेके जाएं, लेकिन अब चूंकि मौलाना ने डेट दे दी हुई है तो हमारा अभी भी ये है कि हम तमाम जमातों को बिठा के कम से कम ये तय कर लें कि हम मकसद, जिस मकसद के लिए निकल रहे हैं उसके लिए TORs बन जाएं। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो मीडिया पर आ रहा है ना कि हमारे अंदर कोई इसके अंदर मकसद, तो मौलाना साहब एक ही निकलने को तैयार हैं कि हुकूमत को बस घर भेजना है। वो कहते हैं इस हुकूमत का कोई जवाब नहीं है, इसको घर भेजना है। वो तो यहाँ तक अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें रियासत ने गोली मार दी ना तो तुम लोग शहीद हो जाओगे। तो वो उनकी मोटिवेशन तो इस तरीके से भी चल रही है अपने कारकुनों के लिए। नहीं, इस वक्त तो अगर आप कैमरा लेके सड़कों पे निकल जाएं, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो डेंगी जिसको शहबाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दिया था, और जिस तरह इन लोगों की मुजरिमाना गफलत की वजह से आज एक एक शहरी जो आज यहाँ पर जो डेंगी की वजह से मर रहा है वो कत्ल है, और वो ये लोग कातिल हैं। इन लोगों ने डेंगी का, आपको याद होगा, मजाक बनाया, डेंगी बरादरान का इन्होंने पर्चे तक देने की बात की, इन्होंने कत्ल के पर्चे देने की बात की। मुकाफाते अमल ये है कि आज इनके सामने वो चीज जो जिसको हम खत्म कर चुके थे, इनकी नालायकी की वजह से पंजाब के अवाम वो भुगत रहे हैं। नंबर 2, ये कहते थे कि हम सादिक और अमीन हैं। फॉरेन फंडिंग केस क्या वजह है कि इन्होंने इतने साल चलने नहीं दिया, और आज जब चल रहा है तो कहते हैं कि सिक्रेसी। किस बात की सिक्रेसी? शाहिद खाकान अब्बासी खड़ा होकर कहता है कि ओपन कोर्ट लगाओ और मेरे ऊपर जो इल्जामात लगाए हैं वो ओपन कोर्ट में लाओ, और ये कहते हैं क्योंकि ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा हुआ है।
फरूख हबीब साहब, वजीर आजम कह रहे थे आ जाएं, डी चौक में बैठ जाएं, कंटेनर लगा लें, खाना देंगे, कंटेनर हम खुद फराहम करेंगे। महमूद खान साहब कह रहे हैं कि केपीके से निकलने नहीं देंगे। ये क्यों धमकियां फिर लगा रहे हैं? नहीं, देखिए बात यह है, जो असल पहले बात समझने की है वो ये है कि जब आम इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो उनके अपने हलके के लोगों ने मुस्तरद किया तो उन्होंने कहा जी 14 अगस्त आज़ादी का दिन नहीं है, इसको मनाना ही नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि असम्बलियों के जाकर जो है ना हलफ नहीं लेना चाहिए, हलफ भी ले लिया। फिर वो सदारत के इलेक्शन में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर वो फाइनेंस बिल में शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर जो है वो चेयरमैन सादिक संजरानी को हटाने गए, उसके ऊपर शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो पे दर पे शिकस्तों का जो है वो उनको इस वक्त गम है और कोई मामला नहीं है। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस वक्त वो यकीनन अपनी कश्मीर कमेटी को मिस कर रहे हैं, जिससे उन्होंने 40 दौरे किए गैर मुल्की और कश्मीर के ऊपर शायद कुछ भी अमल दरामद जो है वो कश्मीर कॉज के ऊपर कुछ नहीं करवा सके थे। कश्मीर के ऊपर तो सौदेबाजी दूर की बात है, लेकिन कश्मीर कमेटियों के ऊपर जरूर सौदेबाजी होती रही है माजी के अंदर। और मामला ये है कि ये रैबर कमेटी का भी जिक्र खैर कर रहे थे कि रैबर कमेटी बनी, तो फिर वो रैबर कमेटी में तो तमाम जमातों की नुमाइंदगी थी, तो उनके फैसले कहाँ गए? तो फजलुर रहमान तो इन सबको पीछे छोड़ के खुद एहतजाज करने जो है वो आगे निकल पड़े हैं। और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग वगैरह को जो है वो अब तो मैं इनसे उसके पूछ ही ऊपर रही हूं कि ये क्यों नहीं आए। बट फरूख हबीब साहब, ये तजाद जरा एक्सप्लेन कर देना, ये तजाद एक्सप्लेन कर देना। वजीर आजम साहब कंटेनर्स देने को तैयार हैं, खाना भी पहुंचा देंगे, डी चौक भी हो जाएगा। वजीर आला केपीके कहते हैं निकलने नहीं देंगे केपीके से। सुन लें, नहीं, देखें कुछ चीजें जो है ना वो समझने की जरूरत है। वो ये है कि हमें इनके एहतजाज से जो है वो कोई एतराज नहीं है। ये एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज करें, जो एक डेमोक्रेटिक वे है एहतजाज करने का, जो कानून के दायरा कार के अंदर रह के एहतजाज का तरीक़ेकार है, उसको ये करें, हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। जो दूसरी बुनियादी चीज है वो मामला ये है कि गरीब बच्चों के जो है वो घरों के लोग जो है वो मदारस के अंदर आते हैं, और जो इनके मदारस के अंदर बच्चे हैं, क्या ये बच्चों को एहतजाज के अंदर लेकर आएंगे? जिन बच्चों को ये पता ही नहीं है कि एहतजाज की वजह क्या है, मुझे बताएं कि जिस नाम के ऊपर ये चंदा जमा कर रहे हैं वो पर्चियां आपने भी देखी होंगी, मीडिया को भी दिखा दें, जिसके ऊपर लिखा हुआ है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत। क्या तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का मामला इस मुल्क के अंदर है अभी, या किसी नामूस रसालत के कानून से कोई छेड़छाड़ की हो? बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो वेस्ट के सामने जो है वो मुकदमा रखा है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में बसते हैं। जो उनकी दिल आज़ारी मुसलमानों की होती है, जब उनकी जो है वो किसी तरीके से जो है वो तौहीन रसालत करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसा मामला जो है वो सिरे से मौजूद नहीं है। अब आ जाए आप, वी अंडरस्टैंड कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के भी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का एहसास है शायद, जिसकी वजह से वो साथ नहीं हो रहे। तजाद एक्सप्लेन कर दें नहीं, पहले तजाद एक्सप्लेन कर दें, धमकियां क्यों दे रहे हैं महमूद खान साहब? देखें सुन लें, नहीं देखें सुन लें, मैंने आपको पहले वाजे कर दिया कि कानून के दायरा कार के अंदर रह के एहतजाज करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। इनको हलवा खाने को मांगेंगे, हलवा भी पक के आ जाएगा, सब्ज़ चाय भी आ जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। कानून के अंदर कैसे महमूद खान साहब कहते हैं केपीके से नहीं निकलने देंगे, वो उनका जमहूरी हक है, कैसे रोक सकते हैं? देखें हम कहते हैं जमहूरी हक है, उसके आप इस चीज को देखें कि इससे पहले इन्होंने जो एहतजाज किए हैं, आप फुटेजेस निकालें किस तरीके से जो है वो इन्होंने पेशावर के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ की थी, किस तरीके से जो है वो पेशावर मोटरवे के ऊपर जो है वो इंटरचेंज को तोड़ फोड़ किया था। हम तो उस तोड़ फोड़ के खिलाफ हैं, महमूद खान ने उस हवाले से बात की है। दूसरी बात, आपने वजीर आजम साहब का क्लिप तो पुराना चला दिया, आप वो भी चलाएं कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी जिसने हजारों जो है वो आंसू गैस के जो शेल हैं वो चलाए थे, रबड़ की गोलियां चलाई गई थी एक पुरअमन एहतजाज के ऊपर, वो भी आप जरा शो कर दें। हम उस चीज के ऊपर नहीं जाते ना, वो तो जाहिर है 24 घंटे मैराथन ट्रांसमिशन करते थे, आप कैसे मीडिया को कुछ कह सकते हैं? मीडिया ना दिखाता धरना तो किधर था पीटीआई का? मुझे नहीं, ये मुझे ना बताएं। 24 घंटे की मैराथन ट्रांसमिशन हमने की भी हैं, सो डोंट बहुत अच्छी बात है। देखिए आप ये भी दिखाइएगा। मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब का जरा मौका ले लूं सर, मैं वापस आती हूँ। मैं कह रहा हूँ वो भी दिखाइएगा, दिखाया है हर मुझे जरा फॉरेन फंडिंग का भी जवाब मीडिया नहीं करता था 24 घंटे की ट्रांसमिशन। मुझे जरा फॉरेन मैं सर आ जाती हूँ, इकट्ठे ही जवाब देने। अभी पूरा प्रोग्राम मौजूद है, बहुत सारी बातें की ना उन्होंने। मैं भट्टी साहब का जवाब लेके उनको शामिल गुफ्तगू करके फिर दोबारा आते हैं। हुकूमत को ऐसे ही जवाब देने पड़ते हैं सर, ये हुकूमत के लोग वैसे ही एंकर से बड़े नाराज हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा सभी हुकूमतें नाराज रही हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब,
ये नहीं, हम फरमाइएगा आपसे सर नाराज ये नहीं कि होते। बिलावल साहब और जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं जरदारी साहब के, ऑब्वियसली वो कहते हैं धरने के अलावा जो है वो सपोर्ट हम रखेंगे, लेकिन बिलावल साहब ने एक और बड़ी मायने खेज बात की कि अगर हमें कहीं पर ये शायबा हुआ कि कहीं और से हिमायत है, किसी और का हाथ है, तो फिर हम अपनी सपोर्ट जो है वो वापस ले लेंगे। ये किस किस्म का खदशा है उनको कि किसकी सपोर्ट हो सकती है मौलाना साहब के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ये एक तो तीनों पॉलिटिशियन जमातों के आपने बैठा दिए, इन्होंने अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। मुझे अब तीनों बुरा भला कहेंगे। एक साहब ने कहा था मकाफात अमल, वो फिक्रा मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने 2014 का गलती से, जो अभी आपको ताना दे रहे थे फारूक साहब, 24 घंटे मैंने भी ट्रांसमिशन की है जी, 2-3 दफ़ा शेलिंग में मैं भी गिरा हूँ। मैंने 200 इमरान खान साहब के क्लिप्स निकाल के रखे हैं, अनबिलीवेबल। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने अगले 3-4 प्रोग्राम इनकी गुफ्तगू पे करने हैं, अपनी जुबान सी लेनी है क्योंकि इनका सोशल मीडिया एक्टिव है। और उसके बाद जॉइंट सेशन में जो तकरीरें होती थी वो भी निकाल ली हैं। आज मैंने ना 100 तकरीबन 97 क्लिप्स निकाले हैं दोनों जमाती साहब के, तो बड़ा मजा आएगा आने वाले दिनों में अगर मौलाना साहब आए। अब आ जाते हैं मौलाना साहब। मैं आपको बता रहा हूं अभी तक नून लीग, नवाज शरीफ साहब मौलाना साहब के राब्ते में हैं। पहली किस्त पहुंच गई है। अच्छा, टेलीफोन जो पकड़ा गया है उसकी डिटेल निकलवा ले, नहीं तो व्हाट्सएप मैं कर देता हूं किन किन से किस किस का राब्ता था। सर किसका फोन अब पकड़ा गया है? आज शेख रशीद भी दावा कर रहे थे कि साहबजादी का फोन पकड़ा गया। किससे बात हो रही थी? देखिए, बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि आपका मुल्क का वजीर आजम मौलाना आपका मुल्क का वजीर आजम कहता है एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन वो नाम किसी का नहीं बताता। एनआरओ मिल भी रहा होता है, तो मैं क्यों इनकी बुराइयां अपने सर पे लूं? भाई बताएं, इतने बहादुर वजीर आजम है, अय्या का नाबुदु वय्या का नस्तईन पढ़ते हैं अमेरिका में, तो भाई वो तो सच बोलने की हुक्म देता है। वो तो कहता गलत बयान नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी नेकियां खत्म कर दूंगा। वो टेलीफोन पकड़े गए। अब चोई मंजूर साहब हमारे बड़े भाई हैं, आजकल ये भी बड़े आजमाइश में हैं। जरदारी साहब की इनकी जो पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी जनरल कौंसल, बड़े खूबसूरत गुफ्तगू हुई और चोई साहब की बात भी बड़ी अच्छी है, अच्छी अच्छी बातें रहीं। लेकिन बहरहाल कभी बहुत दूर है 27 अक्टूबर, कोई पता नहीं कि दोनों पार्टी स्टेज पे आपको नजर आए। अगर मौलाना साहब धरना करते हैं जिसकी तरफ बिलावल साहब इशारा करते हैं, अगर उन्होंने वापस ना खींच लिया, इस मुल्क में कोई किसी को सिग्नल पे ना शीशा नीचे करके पैसे नहीं देता। तो मौलाना साहब अगर इतनी दूर आ रहे हैं तो कोई करीब भी तो हुआ होगा ना, इस तरह तो नहीं होता। मुझे याद है, मुझे सर यही तो मैं कह रही हूं ना, मुशर्रफ साहब से, तो क्या आपको नहीं पता इस मुल्क में जिस तरह सेनेट के शफाफ इलेक्शन हुए माजी में कभी हुआ? मैं यही तो कह रही हूँ ना भट्टी साहब के मौलाना साहब जैसे इतने क्या कहना चाहिए, वो दानिश रखने वाले सियासतदान, वो जो कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट आज तक नहीं गए, वो कैसे हो सकता है कि भाई आ रहे हैं सड़कों पे आ रहे हैं? इसका तो मतलब फिर आप ही बताएंगे मुझे। और बिलावल साहब को भी खदशा है कहीं और से सपोर्ट तो नहीं। अच्छा सादिया, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। एक ज़ियाउल हक साहब थे गालबन, नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि वो गालबन एस्टेब्लिशमेंट के ही थे। उनका लाहौर में रेफरेंडम भी हुआ था, उसका जिसका खर्चा किया चोई मंजूर साहब नजर लहजा मुस्कुरा रहे हैं जी। अचानक पीपल्स 85 के इलेक्शन होते हैं, 88 में हुकूमत चले जाती है। नवाज शरीफ साहब रहते हैं, जनेजो साहब बेचारे जहाज से नीचे आते हैं तो टैक्सी ढूंढ रहे होते हैं। ये जो होते हैं ना, जो नजर नहीं आते, वही सारा कुछ होते हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती है इस मुल्क की। तो आजकल वो 3-4 जगह नजर आ रहे हैं। तो जो जहां होते हैं सारा, जो नजर नहीं आते तो वही सब कुछ होते हैं। तो फिर जहां पे वजीर आजम साहब कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन नाम नहीं बताते, तो वो फिर एनआरओ भी नहीं दे सकते। एनआरओ भी फिर वही दे देते हैं जो नजर नहीं आते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। चौधरी मंजूर साहब, अभी ये जो बात हो रही बिलावल साहब ने, जो एक शायद उनको खदशा है कि कहीं और से कोई सपोर्ट हुई तो आप लोगों की हिमायत वापस हो जाएगी, और ये आपके कोई है इन्फॉर्मेशन में जो आरिफ अहमद भट्टी साहब ने बात की है, शेख रशीद साहब ने भी दावा किया है कि जेल से कोई फोन पकड़ा गया है? नहीं, देखिए, दो बुनियादी बातें हैं। पहले तो ये है कि आज वहाँ पे मैं मौजूद था उस प्रेस टॉक के अंदर, तो वहाँ पे एक सवाल किया था किसी सहाफ़ी ने, खातून किसी सहाफ़ी ने, कि अगर आप इस किस्म का कोई होता है तो फिर आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा अगर कोई भी किसी की हमायत से आया, सिर्फ मौलाना नहीं बल्कि कोई भी आएगा, तो हम अपनी हमायत वापस ले लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें अब इस खेल को ख़त्म कर देना चाहिए। कोई आज किसी की हमायत लेकर आ जाए, कल किसी की, तो अल्टीमेटली तो किसी दिन तो कुछ होना है ना। ठीक है। हालत क्या होगी है कि अब वज़ीर आज़म की शिकायत लेकर जो बिजनेसमैन हैं वो जा रहे हैं आर्मी चीफ के पास। चलिए, आप भी वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे देते हैं, वो चल भी रहे हैं हमारे यहाँ टिकर कि वो मुलाकात जो है ना थोड़ी रंग भी ले आई है, जो ताजिर बिरादरी ने शिकायत की थी। कल मैं देख रहा था उनसे, वो नोटिफिकेशन आ गया है, एफबीआर का नोटिफिकेशन आ गया, जो शनाख्ती कार्ड की शर्त थी। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था नैब के चेयरमैन की, करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। इसका मतलब हम जो कह रहे हैं बार बार कि इस हुकूमत जो है इसका कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो है, मेरी इतला ये थी कि उनका एक टेलीफोन चोरी हुआ था, जो उन्होंने पता नहीं ओकाड़ा में या किसी जगह पे मरियम बीबी अच्छा, वो जा रही थी, तो वो टेलीफोन एक चोरी हुआ था जो उन्होंने कैप्टन सफदर साहब को पकड़ाया था। मुझे जो लोग स्टेज पे थे तो उन्होंने कहा कि वो भी आपने कैप्टन सफदर पे डाल दिया कि भाई उनसे चोरी हो गया। नहीं, हुआ ही ऐसे, वो मोबाइल फोन पकड़ाकर उनको आगे गई हैं स्टेज पे, तो वो उनसे किसी ने उनकी जेब से निकाल लिया। तो वो मुझे लगता है कि वो पुलिस हमारी करती ये है कि कहीं से पकड़ती है और डाल कहीं पे देती है। हुकूमत भी वही कर रही है, मुझे लगता है वही फोन है। अच्छा। वही फोन होगा, और अब ये कह रहे हैं कि जेल से पकड़ा गया, तो उसकी तो डेट से पता चल जाएगा, उनकी जो कॉल्स है उनकी डेट से पता चल जाएगा। राना साहब, ये भट्टी साहब ने जो खबर दी, उसके बाद चौधरी साहब ने कहा कि शायद वो फोन जो कैप्टन सफदर साहब को वैसे कैसे पकड़ा, नहीं कैप्टन सफदर साहब को तो आप दुकान का बीच में, लेकिन असल ये है कि वो फोन ना हो। नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो फोन किसी, राना साहब क्या स्टोरी है ये फोन की? देखें, स्टोरी जो है ना, इस वक्त पूरा मुल्क चल रही स्टोरियों के ऊपर है। ये लोग पिछले 5 साल मुल्क को स्टोरियां सुनाते रहे। किधर गए वो 500 अरब जो इंडिया नवाज शरीफ साहब ने भेजे थे? किधर गए वो जो इंडियंस आके इधर फैक्ट्रियों में काम करते थे? अब 1.25 साल इनकी हुकूमत को हो गया, पकड़े ना वो सारे, किधर गए? और दूसरी बात है कि इजाज शाह साहब ने जो कहा, अगर उसी को सुन लें कि नवाज शरीफ साहब अगर सही चलते तो आज फिर उनकी हुकूमत होती, किसके कहने पे सही चलते? बात सिर्फ इतनी सी है कि इस मुल्क के अंदर हम लोगों ने जो जिद्दोजहद की थी और जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो रूल ऑफ लॉ की कर रहे हैं, वोट को इज्जत देने की कर रहे हैं। और जब इन लोगों के पास कुछ नहीं रह गया, ये जो झूठ बोलते रहे, कौम के सामने झूठ आ गया, अब इनके पास कुछ नहीं है सिवाय ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो देने के। तो पीटीआई के साथियों को मेरा अब सिर्फ यही मशवरा है कि अब झूठ की बुनियाद पर और नहीं चल सकते। आज ही गैलप का एक रिसेंट सर्वे मैं देख रहा था कि पंजाब के अंदर 75% लोग शहबाज शरीफ साहब को वापस चाहते हैं। 75%। तो ये इतनी बड़ी तादाद है कि नविश्ता दीवार इनको नजर आ जाना चाहिए। और अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का दौर गुजर गया कि नवाज शरीफ मोदी का यार है, नवाज शरीफ जो है उसकी इन्वेस्टमेंट वहां पर है, नवाज शरीफ आज जेल में बैठा है और सियासत का महवर नवाज शरीफ है। आज भी इस मुल्क की सियासत, ये हुकूमत में बैठे हुए लोग भी, इनका बयान पूरा नहीं होता जब तक नवाज शरीफ का नाम ना लें या उसके मुतालिक गुफ्तगू ना करें। तो आज पाकिस्तानी कौम जो है वो हकीकत को समझ चुकी है। और ये जो चौधरी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे ना कि जो कल बिजनेसमैन मिले हैं, ये इस हुकूमत पर अदम एतमाद है। इस हुकूमत की कोई रिट नहीं है, इस हुकूमत को कोई हुकूमत समझता नहीं है, और सबको पता है कि ताकत का मंबा कहां पर है और कहां से मसले का हल होना है। अच्छा, ये फरूख हबीब साहब, ये हुकूमत के लिए मईशत के हवाले से ऑब्वियसली जो तमाम ही लोगों की मुश्किलात हैं, ये अब आर्मी चीफ के पास जाना, ताजिर बिरादरी अब उनके आगे अपने दुखड़े रो रहे हैं कि भाई ये चीज़ें सही करें। अब एक तो एफबीआर का चले नोटिफिकेशन आ गया, थोड़ी सी उनकी बात सुन ली गई, लेकिन ये किस हद तक है कि वो आर्मी चीफ के पास जाके वो तमाम तर चीज़ें जो हैं अपने कंसर्न्स, अपनी रिजर्वेशंस उनके सामने रख रहे हैं?
देखिए, बात यह है कि जो इंटरेक्शंस हैं वो होते हैं, इंटरेक्शंस होने पर जो है वो किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब से हुकूमत बनी है हमारी, हमने जो है वो इंक्लूसिव पॉलिसी रखी है, बिजनेस कम्युनिटी को अपनी पॉलिसीज़ के अंदर बारहा जो है वो शामिल रखा है। जहाँ तक रही बात, आप बार बार बात हो रही है जी आर्मी चीफ के से मुलाकात हुई, तो वहाँ पर जो है वो हुकूमत के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, दोनों हमारे जो मईशत से मुतल्लिका वज़ीर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, चेयरमैन FBR भी वहाँ मौजूद थे। और इसके साथ साथ जो है उससे अगले ही रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने भी पाकिस्तान के जो है वो डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदूर हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं। मामला ये है कि जो बार बार जो मईशत की बात करते हैं, ये भी तो पहले चेक कर लेना कि मईशत को किस हाल के अंदर छोड़ के गए थे। आप डिफ़ॉल्ट के पास मुल्क को जो है वो पहुंचा के चले गए थे। आपको 18 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स आप जो है वो 8 अरब डॉलर के ऊपर छोड़ के गए थे, जबकि आपको जो है वो 10 अरब डॉलर की जो है वो पेमेंट्स जो है वो कर्जों की वापस करनी थी। अगर वो आप ना करते तो आज आपका अगर रुपया 156 रुपए पे खड़ा है, डॉलर 156 पे खड़ा है, तो वो 300 रुपए पे होना था। जो वो महंगाई का वो तूफान आना था वो तो किसी से बर्दाश्त नहीं होना था। जो ये मुल्क की मैशियत का इन्होंने पिछले 40 साल के अंदर दोनों पार्टियों ने मिलकर भड़कस निकाला है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज ये बड़ी आसानी से कह देते हैं जनाब कि इस हुकूमत ने जो है वो महंगाई पैदा कर दी। पहले साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो 25% महंगाई थी। नून लीग की पहले साल की हुकूमत में 12% जो है वो महंगाई थी। मामला ये है कि इनको अपनी तरफ भी देखना पड़ेगा कि ये मामलात को कहां छोड़ के गए थे। अब जो हमने इकदामात लिए उससे बेहतरी कहां पे आई है कि आज आपकी 980 अरब रुपए की आपकी टैक्स कलेक्शन है। हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, हमने सेल टैक्स नहीं बढ़ाया। आज आप देखें कि 25% आपकी टैक्स ग्रोथ आपकी हो गई है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो श्रिंक हो रहा है। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर इजाफा हो रहा है। आप सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन बढ़ी है आपकी 120 अरब रुपया आपका पिछले साल के 3 माह की बनिस्बत इजाफा हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूं, हमने 122 अरब रुपए की खाली इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर जो 3 अरब डॉलर आपकी इंपोर्ट कम हुई है, अगर उसकी भी ड्यूटी को ऐड कर लें तो मौजूदा टैक्स कलेक्शन, सुन लें जो सब सुन लें, जो टारगेट की बात है आपकी उसमें आप ऐड कर लें, ये जो आपकी इंपोर्ट कंप्रेशन हुई है इसकी इंपोर्ट ड्यूटी ऐड कर लें तो टारगेट से भी ज्यादा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात आप सुन लें कि 22 अरब रुपया इनकी हुकूमतों का पेंडिंग सेल टैक्स था। आप किसी बिजनेस कम्युनिटी एक्सपोर्टर को फोन करें, 22 अरब रुपया हमने जो है वो उनको वापस किया है। जहां तक रहेगी बात आईडी कार्ड की, आईडी कार्ड का एक ताजरों का इशू है। आप टेलीफोन सिम लेने जाते हैं, आईडी कार्ड देते हैं। आप घर के अंदर बिजली का मीटर लगवाते हैं, सुई गैस का मीटर लगवाते हैं, आप अपना आईडी कार्ड देते हैं। आपको बच्चों का दाखिला करवाना पड़ता है, आप आईडी कार्ड देते हैं। हर जगह के ऊपर आपका आईडी कार्ड इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आईडी कार्ड का क्या मसला है? FBR देखें, FBR आते साथ शब्बरज़ैदी ने ऐलान किया। सुन लें, नहीं, सुन लें सादिया सुन लें, आपके पास वो नोटिफिकेशन भी होगा कि आपके इल्म में होगा कि शब्बरज़ैदी ने आते साथ एक नोटिफिकेशन निकाला था कि बगैर 24 घंटे की इतला लिए बगैर आप किसी बिजनेसमैन के अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। पहले इन्होंने ये कानून बनाया हुआ था कि ये लोगों के अकाउंट से खुद ब खुद बिन बताए बगैर पैसे निकाल लेते थे। ये लोगों की फैक्ट्रियां सील किया करते थे। 40B के कानून के तहत ये जाके लोगों के खाते उठा के लिया करते थे, एडवांस टैक्सेस लिया करते थे लोगों से अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए। आप कह रहे हैं कि वो चीजें नहीं हो रही। मैं आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक सर, एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आते हैं। मैं ब्रेक से वापस आके ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले चौधरी साहब आप कह रहे थे आपने कोई खबर देनी है। मैं भट्टी साहब चूँकि के जाने से पहले मुझे कसूर के 2-3 दोस्तों ने बताया है मेरे शहर के कि उनको नोटिस आया है कि पिछले साल अगर आपने 5 लाख या 10 लाख टैक्स दिया है तो उसका 70% एडवांस जमा कराएं। नोटिस में मुझे आते हैं तो मैं आपको भी और ख़ास तौर पर मैं भट्टी साहब को भेजूंगा। उसने कहा जी कि मेरी पावर लूम्स थी, पिछले साल मैंने पैसे कमाए थे, मैंने टैक्स दिया, अब वो बंद पड़ी हैं, तो मैं कैसे टैक्स दूं? एडवांस क्या मैं दे ही नहीं सकता। तो वो एक अजीब ये जो आप कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने टारगेट अपना खुद बढ़ाया है और उसमें से 114 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है और आप कह रहे हैं
कि हमने बहुत कोई तीर मार ली। पिछले टैक्स जो दिया हुआ है, अदा किया हुआ है, उसको बेस बना के ये बड़ी अजीब बात है, ये कभी होता नहीं है कि एडवांस टैक्स तो वाकई नहीं होता। अच्छा भट्टी साहब ये बताएं कि चलें ये तो मईशत के हवाले से जो हुआ सो हुआ, और जो हो रहा है वो फ़ारूक हबीब साहब भी बता रहे हैं, अब देखें कब तक वो चीज़ें बेहतर होती हैं। ये हुकूमत को इस चीज़ पे मौलाना साहब के आ जाने पे परेशान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सवाल ये कि आते हैं मौलाना साहब 27 को, वो गो के शाह साहब कहते हैं 27 ना करें जी 28 कर लें, क्योंकि 27 जो है कश्मीरियों से मंसूब दिन है, तो भारत को आप बड़ा अजीब मैसेज दे रहे हैं। लेकिन चलिए आते हैं वो 27 को, आके बैठ जाएंगे, धरना दे देंगे। आपके वज़ीर दाखिला कहते हैं कि जी डी चौक में इंटर नहीं होने देंगे। गो के वज़ीर आज़म की फिर से ऑफ़र थी, डी चौक में बेशक आ जाएँ, कंटेनर्स भी, खाना भी दे देंगे। वो कहते हैं फ़ौज हमारे पास आखिरी ऑप्शन होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि अगर ये डी चौक में गए, रेड जोन में एंटर हुए, होगा क्या? आए, बैठ गए, धरना चलता रहा, फिर क्या होगा? देखिए सादिया, एक तो मुझे पता नहीं चला आज का प्रोग्राम धरने पे था, इकॉनमी पे था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी पे था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा कमजोर आदमी नहीं, मैं तीनों चारों बल्कि आ गई, टैक्स भी आ गया, टेलीफोन भी चोरी हो गई। गुजारिश है मौलाना साहब को पसे पर्दा तो दोनों जमातों की हमायत हासिल है। ये इनका अपना राइट है, जो मर्जी के। मरियम का टेलीफोन पकड़ा गया, उसका आप मुझे अपना मोबाइल नंबर भेजे, मैं उसके मोबाइल उसके ज़ेर इस्तेमाल 5 और आजकल ज़्यादा हो गए हैं नंबर भेजते उन्हें, आप काउंटर चेक कीजिएगा, मेरी गुजारिश है। दूसरी ये है, मौलाना अब आते हैं हुकूमत के लिए तब भी मुश्किलात, मकाफात अमल एक लफ्ज़ पसंद आया। इमरान खान साहब खुद फरमाते थे कि जनाब मैं आए कंटेनर दूंगा, खाना दूंगा, पानी दूंगा, तो इन्हें नहीं घबराना चाहिए। पीपल्स पार्टी साथ हो ना हो, इस धरने और उस धरने की मैं हमायत 2014 की करता था हमेशा, कि पुरअमन एहतजाज सियासी जमातों का हाल, तो मेरा ज़मीर नहीं है, मलामत नहीं करता कि आज तो वो गलत है, आज भी हक है। मौलाना साहब का भी उतना हक है जितना इमरान खान, लेकिन पुरअमन मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ताहिरुल कादरी भी किस जमात की थी, ज़रा वो भी ये थोड़ा सा सोच ले। उसी के 100 लोगों को गोलियां मारी गई थी, उसी के बेवाए बेइज्जती बच्चे आज भी अपने कातलों को ढूंढ रहे हैं, आज भी जिम्मेदारों को ढूंढ रहे हैं। नुकसान इनको ये क्या होगा? चोई मंजूर सब बहुत समझदार है, जीरा का है, लेकिन आजकल बातें गोल करने लग पड़े, अपने मादी से थोड़ा सा हटते जा रहे हैं। एंड पे ये भी उनके साथ जाएंगे, वो भी जाएंगे। इमरान खान के 14 या 17 लोग थे सिर्फ मैंने असेंबली में जब 2014 का धरना हुआ था। अब पीपल्स पार्टी भी स्ट्रॉन्ग है पार्लियामेंट में, और मुस्लिम लीग भी है। 27 बड़ी दूर है, तब तक पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों तैयार हो जाएंगे, उनके साथ जाएंगे धरने। ओ यार जाएंगे या कोई लिफाफा भेज देंगे, लिफाफे में पैगाम भी हो सकता, जरूरी थोड़ा नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए कि पैसे होंगे, ठीक है। मैसेज हो सकता है मौलाना साहब आपकी सेहत कैसी है, अगर जुकाम है तो ये मेडिसिन ले, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन मेरा ख्याल है हर दो सूरतों में हुकूमत की मुश्किलात में मुझे इजाफा नजर आ रहा है, क्योंकि कारकर्दगी अच्छी नहीं है, गवर्नेंस बैड है, महंगाई अरूज पे है, गरीब आदमी रोटी नहीं खा रहा। मुझे खदशा है कि लीडर लेस अवाम ना सामने आ जाए, वो मुश्किलात पैदा करेगी। अच्छा राना मशहूद साहब, ये तो चलें, आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी कह दिया कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अब भट्टी साहब को ऑब्वियसली तज्जिया भी है, इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जो भी कह लें कि भाई आप दोनों पार्टीज़ भी इनके साथ शामिल हो सकते हैं, या जो भी वो कह रहे हैं कि पॉजिटिवली देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेज पर होंगे। लेकिन ये फिर उसके बाद क्या होगा इस मुल्क के लिए? जो इंस्टेबिलिटी होगी, वो कह रहे हैं कि लीडरलेस जो है ना, वो अवाम ना सामने आ जाए, क्या फिर आगे किस तरीके से चलेगा मुल्क? पूरा सिस्टम है जो पीपल्स पार्टी बार बार जमहूरियत 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 का राग अलापती है, वो इसीलिए शायद ये आपको लग रहा है आप कुछ प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं? वो तो फिर अनार्की फैल जाएगी ना। एग्जैक्टली, कि अगर ऐसा नहीं होगा फिर क्या होगा आगे मुल्क का? क्या होगा? इनको आपने निकाल के घर भेज भी दिया, व्हाट नेक्स्ट? देखें, पहली बात तो ये है कि हमने हमेशा सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है,
और यही वजह है कि बार बार हम मौलाना साहब से जो रिक्वेस्ट करते रहे, हमें ना तो मौलाना साहब के निकलने पर कोई इतराज़ है, वो उनका जमहूरी हक है। हम भी हमारे भी सेंटीमेंट्स, उस दिन हमारी जो मीटिंग थी जो अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, उसमें आप यकीन करें कि 90 मतलब बल्कि रादर 100% ये था सेंटीमेंट के जाना चाहिए, क्योंकि हमारे खिलाफ जो कुछ ये करते रहे, जिस तरह धरने देते रहे, जिस तरह बिल जलाते रहे, जिस तरह हुंडी के कारोबार को फरोग देने की बात करते रहे, पीटीवी पर हमला, सुप्रीम कोर्ट की जो सलवारें लटकाई गई, मतलब ये अभी कोई इतनी पुरानी बातें नहीं है। तो लेकिन हम उसके साथ जो बात बार बार करते हैं वो ये है कि वे फॉरवर्ड क्या होगा जब जाते हैं, टीओआर्स क्या होंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न ये है कि हम कोई ये नहीं चाहते, बिल्कुल एहतजाज हर जमात का, इस पाकिस्तान की अवाम का आईनी हक है, वो हक इस्तेमाल होगा। और नवाज शरीफ के खिलाफ जितने केसेस थे, आज वक्त ने साबित कर दिया कि वो झूठे बनाए गए और मास्टरमाइंड भी सामने आ चुके हैं। तो सिर्फ हमारा कंसर्न एंड पे ये कहूंगा कि इनके जाने का वक्त आ चुका है, ये एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी सब जो बुराइयां अवाम के सामने आ चुकी हैं। लेकिन वो जो खिला पैदा होना है उससे किस तरह करना है, इसके लिए हम जल्द, मैं आज आपको बता रहा हूं, हमने फिर सजेशन दिया है कि ऑल पार्टीज बुलाएं और उसके ऊपर कैसे चलेंगे। ठीक है, एक वैक्यूम तो फिर ऑब्वियसली पैदा होगा, वो कह रहे हैं कि उस पे एपीसी में गौर किया जाएगा। लेकिन फरूख हबीब साहब ये ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो डेफिनेटली बढ़ने जा रही हैं। देखिए, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ने की बात नहीं है, मुश्किलात तो इनके लिए हैं। किसी को जो है वो अडयाला जेल का मसला है, किसी को कोट लखपत जेल का मसला है, किसी को जो है वो लूटा हुआ पैसा वापस देने का मसला है। मसाइल तो इनके लिए खड़े हैं। हम तो इनको कहते हैं कि आप जो है वो धरने के अंदर धरना करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कर लें। हसन नवाज को, हुसैन नवाज को, इसहाक डार को, अली इमरान को, उनको भी वापस बुला लें, वो भी धरने के अंदर शामिल हो जाएं और कामयाबी मिल जाएगी आपको उसके अंदर आकर। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए कोई ऐसा मामला जो है वो सिरे से है ही नहीं है। ये एजेंडा लेस है ना। इन्होंने पार्लियामान में के अंदर आज तक सवाए प्रोडक्शन ऑर्डर्स के इन्होंने कोई बायकॉट नहीं किया, कोई इन्होंने एहतजाज नहीं किया, कोई अवाम की इन्होंने बात नहीं की। महंगाई, बेरोजगारी तो इनका मसला ही नहीं है। ये तो वो चीजें हैं, वो मुसीबतें हैं जो इनकी अपनी पैदा की हुई हैं। इस मुल्क के अंदर हुकूमत तो इन लोगों ने की है, हमें तो आए जो है वो 1 साल हुआ है। 1 साल के अंदर जो इनकी 40 साल की बुराइयां हैं वो हमारे खाते तो नहीं पड़ेंगी, वो तो इन्हीं के जुम्मे पड़ेंगी। और मैं समझता हूं कि इनको खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। इनको जिस तरह पहले शिकस्तों का सामना करना पड़ा है, अब भी इनको शिकस्तों का सामना करना पड़ेगा। ये बेचैनी और इस्तिराब का इलाज जो है वो हम नहीं कर सकते। आएंगे, धरना देंगे, बस वापस गालियां देकर नहीं आगे काम चल सकता। चलें, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। हैव टू वाइंड अप हियर। चौधरी मंजूर साहब, फरूख हबीब साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, राना मशहूद साहब, सबका बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।